दोस्तों, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला यानी विडो लेडी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सी योजनाओं का लाभ दिया गया है। इन योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है, इस योजना में क्या लाभ मिलता है, धनराशि कितनी मिलती है, इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी पात्रता क्या है, क्या इसमें सभी निराश्रित महिलाएं आवेदन कर सकती है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा अथवा ऑफलाइन होगा, इसके बारे में जानेंगे। आवेदन अगर ऑनलाइन होता है वह किस साइट पर होगा, आवेदन में क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यानी ऑनलाइन आवेदन हम जब साइट पर जाते हैं उसमें कुछ तमाम तरीके की दिक्कतें होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर आवेदन के बाद जो आवेदन की हार्ड कॉपी है और कुछ हमारे जो डॉक्यूमेंट है वह कहाँ जमा होंगे अथवा नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आवेदन करने के बाद इसमें निराश्रित महिला को जो लाभ होगा वह लाभ कब प्राप्त होगा, उसका स्टेटस क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं योजना क्या है। इसमें आवेदन करने के बाद निराश्रित महिला को 30,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। 30,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी, यह योजना है। इसमें धनराशि महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है, यानी पात्रता क्या है। निराश्रित महिला इसमें आवेदन तो करेगी परंतु उसकी पात्रता क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वह निराश्रित महिला जिसके पति की मृत्यु 18 से 60 वर्ष के बीच हुई है, यानी जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उसके पति की मृत्यु के समय उसके पति की आयु 60 वर्ष से कम थी और 18 वर्ष से अधिक थी। यानी अगर किसी के पति की मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में हो जाती है तो वह निराश्रित महिला आवेदन नहीं कर सकती, उसके पति की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हुई हो। नंबर 2, जिस निराश्रित महिला के पति की मृत्यु हुई है उसको 1 साल से ज़्यादा का समय ना हुआ हो, ये इसमें लिखा हुआ है। यानी अगर किसी महिला के पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकेगी, वह पात्रता से बाहर चली जाएगी। यह इसकी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, मृतक के परिवार, यानी जो मृतक का पत्नी है, उसके बेटे हैं, बच्चे हैं, उसके परिवार की वार्षिक आय, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली महिला है, वर्ष भर की उसकी आमदनी 40,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर वह शहरी क्षेत्र की है तो उस महिला के परिवार की आमदनी 56,460 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं इसमें आपको थोड़ा एक आइडिया देना चाहूँगा। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के नाम संपत्ति चली जाती है। जैसे मानकर चलिए पति को जो ज़मीन थी वो 5 से 6 बीघा ज़मीन थी, यानी इसको हम 1 एकड़ भी बोल सकते हैं। सामान्य मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी महिला को पति की मृत्यु के बाद 5 एकड़ या 5 से 6 बीघा ज़मीन नाम आ जाती है तो उसकी परिवार की वार्षिक आय मानी जाएगी कि वह 40,000 रुपये के आसपास है, उससे कम है। अगर किसी महिला के ज़मीन 2 एकड़ नाम हो जाती है तो वह 40,000 की आय से ज़्यादा के दायरे में चली जाएगी और वह इसमें पात्र नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अगर कोई महिला नौकरी करती है और उसकी नौकरी इस हिसाब से है कि उसकी वर्ष भर की आमदनी 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो वह भी इसमें पात्र नहीं होगी। तो यह एक छोटा मैंने आपको डिटेल दिया है। अगर विस्तार से आप इसमें बात करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर इसके बारे में पूछ सकते हैं। योजना क्या है इस बारे में हमने जान लिया। कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन हम इसमें आवेदन करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन किस साइट पर होगा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आवेदन की यह साइट है, आप देख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है, 5वें नंबर को देखते हैं। आवेदन में ये सभी डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे। आवेदक का आधार कार्ड। दोस्तों, हम आधार कार्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ आवेदक लिखा है, आवेदक का मतलब क्या है। आवेदक इसमें पत्नी के अलावा बच्चे भी हो सकते हैं।
यानी जो बेटा है अथवा बेटी है मृतक पिता की, वह भी इसमें आवेदक हो सकता है पत्नी के अलावा। वैसे तो अधिकतर मामलों में पत्नी ही इसमें आवेदक बनती है, लेकिन अगर बेटा अथवा बेटी आवेदक बनना चाहे तो वह इसमें आवेदक हो सकते हैं और उसका आधार कार्ड यहाँ बेटे अथवा बेटी का लगेगा। अगर आवेदक वह है, अगर पत्नी है तो पत्नी का आधार कार्ड इसमें लगेगा। फिर दूसरे नंबर पर आवेदक का आय प्रमाण पत्र। यहाँ पत्नी अथवा जो बच्चे हैं उनको अपना आय प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। और आय प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था, आय प्रमाण पत्र अगर आप देखना चाहते हैं पात्र है या नहीं, वो थोड़ी डिटेल मैंने दी थी। और जो सबसे ज़रूरी बात है आय प्रमाण पत्र में, आय प्रमाण पत्र जो होगा वह 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आप इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जारी करने की दिनांक, जो हमारा आय प्रमाण पत्र होता है उसमें कोने पर यहाँ जारी करने का दिनांक होता है, आप देख सकते हैं। और नीचे भी लिखा होता है इसमें, यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष तक ही मान्य है। अगर यह पुराना है, एक तो सबसे पहली बात दायरे में होने चाहिए। देखिए ये 45,000 का है तो यह दायरे में है, जो भी आवेदक है उस हिसाब से। और दूसरी चीज़, इसको जारी करने का दिनांक आप देख लीजिए 3 साल से पुराना ना हो। अगर पुराना है तो आपको ये नया बनवाना होगा। अगर आय प्रमाण पत्र के बारे में आप यह जानना चाहते हैं कि यह कैसे बनता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, तो अलग से मेरे नंबर पर मैं एक नंबर दूंगा, उस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा सारी चीज़ें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अलग से आप इसमें बात कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र। दोस्तों मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इसमें आवश्यक होता है। और मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई मृतक गांव का है तो जो बीडीओ होते हैं, खंड विकास अधिकारी, वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। शहर का कोई निवासी है तो ईओ अधिशासी अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और अगर मृतक की मृत्यु किसी सरकारी अस्पताल में कहीं हुई है तो फिर हॉस्पिटल उसको निर्गत करता है। बाकी अगर डिटेल से इसके बारे में आप जानना चाहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र की क्या प्रक्रिया है, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है किसी मृतक का तो मैं आपको उसके बारे में भी विस्तार से बता दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मृतक के परिवार की रजिस्टर की नकल। दोस्तों जो मृतक की आयु है उसका प्रमाण कहीं से होगा। वह मृतक 18 से 60 वर्ष के बीच था, इसका सही से ऑथेंटिकेशन किस चीज़ से होगा, उसके लिए परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र इसमें लगेंगे। क्योंकि आधार कार्ड से हमेशा देखा जाता है कि पता क्या है। मृतक का अगर आप यहाँ आधार कार्ड लगा देंगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म सही माना जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आधार कार्ड सही तरीके से उम्र का दस्तावेज नहीं होता। तो उसके लिए अगर इस फॉर्म की बात करें तो आपको परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी अथवा कोई मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ लगानी होगी। परिवार रजिस्टर की नकल अगर कोई गांव का रहने वाला है लाभार्थी, अगर पत्नी गांव की रहने वाली है तो अपने परिवार रजिस्ट्री की नकल वह बीडीओ से लेगी। बीडीओ देते हैं, बीडीओ को एप्लीकेशन लिखी जाएगी, बीडीओ सचिव को ऑर्डर करेंगे और सचिव से गांव का जो सेक्रेटरी होता है उससे परिवार रजिस्टर की नकल पत्नी को मिल जाएगी। और अगर शहरी क्षेत्र की रहने वाली कोई लाभार्थी है, कोई पत्नी है, तो उसको एसडीएम या तहसीलदार के कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पटवारी को वह ऑर्डर करेंगे, पटवारी परिवार रजिस्ट्री की नकल उसको महिला को दे देंगे। अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हो तो अलग से बात कर सकते हैं परिवार रजिस्ट्री की नकल के ऊपर। और फिर जो आगे अगर शैक्षिक प्रमाण पत्र मृतक का है, 10वीं की मार्कशीट है, कोई टीसी वगैरह है, वो भी इसमें परिवार रजिस्ट्री की नकल की जगह लग जाता है। तो मृतक का ये होना इसमें अनिवार्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको यही साथ में ले जाना होगा और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ ये जमा कर देना होगा, तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं, ये मैं एक सैंपल के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। परिवार रजिस्ट्री की नकल होती है, इसमें सारी चीज़ होती है। परिवार के मुखिया सदस्य है, उनकी जन्म तिथि क्या है, वे साक्षर है निरक्षर है, परिवार रजिस्ट्री की नकल इस तरीके की होती है। आपको ये मृतक की इसमें फॉर्म में लगानी होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए।
और इसके बाद में बचता है आवेदक का फ़ोटो। 5 डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो गए, फिर एक आवेदक का इसमें फ़ोटो भी चाहिएगा। पत्नी अगर आवेदक है तो उसका, नहीं बच्चे हैं तो उनका। फिर लास्ट में मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर अगर हो सके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर हो आप लगा दीजिए, नहीं तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। आधार से लिंक अगर मोबाइल नंबर नहीं भी है तो आप इसमें रख लीजिए, उससे काम हो जाएगा। और मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं पत्नी का हो, परिवार में से किसी भी सदस्य को हो वह चल जाएगा। और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिस पे SMS आते हो, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया सभी SMS के माध्यम से आपको बताई जाएगी। जब आप आवेदन करेंगे तो मैसेज आएगा, फिर आगे जो भी स्टेटस बदलता रहेगा फॉर्म का आपको मैसेज आते रहेंगे, और लास्ट में जब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं 30,000 रुपया लाभार्थी को, अगर मोबाइल आपका बैंक खाते से लिंक है तो उसमें वो मैसेज आ जाएगा, यानी सभी सूचनाएं मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। तो एक मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो वह भी इसमें आपको फीड करना होगा। अब दोस्तों हमने इसमें 5 चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, छठा नंबर हम इसमें देखेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, गूगल में जाएंगे और NFBS upsdc.gov.in के नाम से सर्च करेंगे। इस तरीके से खुलकर आ जाएगा, नीचे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे होम पेज खुलकर आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें नया पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जनपद का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, फिर लाभार्थी शहर का है, गांव का, वो सेलेक्ट कर देंगे। फिर उससे बाद में विधानसभा, गांव का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, ये चीज़ पूछी जाती है तो आप भर देंगे। फिर आवेदक का नाम, मैंने पहले ही आपको बताया था आवेदक इसमें पत्नी भी हो सकती है, बेटा अथवा बेटी भी हो सकती है, जो मृतक है वह अपना यहाँ नाम भर देगा। फिर आवेदक का लिंग क्या है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जन्म तिथि आधार के अनुसार जो आवेदक की जन्म तिथि है उसको यहाँ भर दिया जाएगा। फिर पिता अथवा पति का नाम, देखिए मैंने आपको कहा था कि बेटा अथवा बेटी भी इसमें आवेदक हो सकता है, तो उसका मतलब समझिए पिता यहाँ इसीलिए दिया गया है कि अगर आवेदक बेटा अथवा बेटी होती है तो वह अपने मृतक पिता का नाम यहाँ लिख देगा, और अगर पत्नी इसमें आवेदक होती है तो वह अपना पति का नाम यहाँ लिख देगी। फिर इससे आगे बढ़ेंगे श्रेणी। दोस्तों यहाँ श्रेणी का मतलब है जर्नल, OBC, SC, ST इत्यादि इसमें श्रेणी आएगी। यहाँ सभी श्रेणी की जो निराश्रित महिलाएं हैं वो लाभार्थी हो सकती है, तो यहाँ श्रेणी सेलेक्ट किया जाएगा। फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था एक मोबाइल नंबर हमें इसमें चाहिएगा, वह मोबाइल नंबर हमें यहाँ दर्ज करना होगा। और यहाँ एक चीज़ लिखी है आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिना आधार लिंक का भी मोबाइल नंबर है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। आज की तिथि में अभी फ़िलहाल यहाँ आधार से लिंक मोबाइल नंबर की अनिवार्यता नहीं है, हालांकि इसमें दिख रहा है अगर बिना आधार लिंक मोबाइल नंबर भी आपका है तो भी इसमें दर्ज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद व्यू मोबाइल नंबर एंड सेंड OTP इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP के बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं। मोबाइल नंबर पर जो आपको OTP आएगा वह यहाँ आप फिल कर देंगे और फिर ये कैप्चा कोड वगैरह भरा जाएगा, फिर सबमिट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद OTP डालने के बाद इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर यहाँ आवेदक का नाम आपको दिख जाएगा जो आपने फीड किया है, आवेदक का लिंक आ जाएगा, आवेदक की जन्म तिथि आ जाएगी। फिर इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होगा। आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है, इसमें जो आधार कार्ड नंबर है आवेदक का वह यहाँ डाला जाएगा, उसको फिर यहाँ दोबारा डाला जाएगा और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे। बाद फिर दोबारा से ऐसे पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। फिर एक इसमें OTP डाल देंगे, OTP डालने के बाद इसमें कैप्चा भर देंगे और कैप्चा भरने के बाद फिर यहाँ इसको वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर्म इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। फिर आप यहाँ इसको गो टू लॉगिन पेज इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। आवेदक की पंजीकरण संख्या दिख जाएगी, मोबाइल नंबर दिख जाएगा, यहाँ कैप्चा कोड भरना होगा और OTP पर क्लिक करना होगा। फिर OTP आएगा, OTP आप यहाँ भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे।
दोस्तों इस तरीके से आगे पेज खुलकर आ जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ हमारा जो आवेदन है वो 7 स्टेप में पूरा होगा और 2 स्टेप में हमारा आवेदन हो गया, यानी पंजीकरण भी हो गया और आधार प्रमाणीकरण भी। और एक विशेष बात, यहाँ जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे सबका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। आधार का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया। अब मृत्यु प्रमाण पत्र है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र का हम जो नंबर भरेंगे उसका भी ऑनलाइन सत्यापन, आय प्रमाण पत्र का भी, तो सारे डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन सत्यापन होगा और चरण दर चरण हमें वह सत्यापन कराना होगा और हमारा फॉर्म भरता चला जाएगा। अब हमारा आवेदन 2 चरण में हो गया। अब तीसरा चरण शुरू हो जाता है और सीएम और जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये सारे डैशबोर्ड के बिंदु हैं। इसमें अब 2 स्टेप का हो गया, तीसरे स्टेप का हमें आवेदन करना होगा, तो आवेदन करे पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे पेज खुलकर आ जाएगा। इस तरह पेज खुलकर आएगा और इसमें जो तीसरे स्टेप के बाद हम देखेंगे हमारा जो पंजीकरण संख्या, निवासी, विधानसभा, वो सारा डिटेल खुलकर आ जाता है जो हम पहले फीड कर चुके। अब जो बैंक अकाउंट है उसका यहाँ डिटेल आपसे भरवाया जाएगा। जनपद का नाम सिलेक्ट करेंगे, बैंक का नाम करेंगे, एफएससी कोड करेंगे, बैंक शाखा का नाम और बचत खाता संख्या। दोस्तों आपको इसमें यहाँ सही अकाउंट नंबर डालना होगा। अगर आप यहाँ गलत डालेंगे तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। इसके बाद इसी तरीके से ऑनलाइन वेरिफिकेशन बैंक का विवरण का भी हो जाएगा। फिर मृतक का विवरण, मृत्यु का कारण आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे इसमें अब जब चयन करेंगे तो प्राकृतिक मृत्यु थी या कोई एक्सीडेंट हो गया था या कोई बीमारी थी, तो इस तरीके के कारण यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। फिर मृतक का व्यवसाय, मजदूरी थी या कोई नौकरी करता था, तरह तरह के जो व्यवसाय होते हैं वो यहाँ भर दिए जाएंगे। फिर आवेदक का मृतक से संबंध, दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था आवेदक इसमें बेटा अथवा बेटी भी हो सकते हैं, इसमें पत्नी भी हो सकती है। अगर पत्नी है तो वह यहाँ पिता भर देगी, पति भर देगी, और अगर बेटा अथवा बेटी है तो यहाँ इसमें पिता भर देंगे। मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ मृतक के संबंध से मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें क्या लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि परिवार रजिस्टर की नकल आपको यहाँ लगानी है। परिवार रजिस्टर जो होता है उसकी नकल लगा रहे हैं, या आप इसमें आधार कार्ड लगा रहे हैं, या इसमें सेक्शन डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट वगैरह होते हैं वो लगा रहे हैं। तो जब इसमें चयन करे पर आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ खुलकर आ जाएगी, वो यहाँ आप इस पर टिक कर देंगे। वैसे तो इसमें आपको परिवार रजिस्टर की नकल ही लगानी चाहिए ताकि आगे सत्यापन के समय कोई दिक्कत आपको न आए। परिवार रजिस्टर की नकल अथवा कोई मार्कशीट वगैरह आप इसमें लगाइए, वो ज़रूरी है। इसके बाद इसमें आप नीचे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया। अब हम चौथे स्टेप पर बढ़ेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र का भी सत्यापन होगा ऑनलाइन। मृत्यु प्रमाण पत्र की जो संख्या होती है वह भरी जाएगी। अब मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन हम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ मृतक के मृत्यु का प्रदेश भर दिया जाएगा, तिथि भर दी जाएगी मृत्यु की, इसमें लिंग भर दिया जाएगा। फिर यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक और यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या भर दिया जाएगा। सब सामान्य सी बातें हैं। बढ़ने के बाद नीचे पेज पर आएंगे आप तो यहाँ इस पर क्लिक कर दिया जाएगा। क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे ये सारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसका मृतक का डिटेल निकल कर आ जाएगा और फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र का जो सत्यापन है वो हो गया। अब हम आय प्रमाण पत्र का सत्यापन इसी तरीके से करेंगे और इस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। यह पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ आय प्रमाण पत्र का फार्म का संख्या भर दिया जाएगा, यहाँ क्रमांक भर दिया जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ होती है। यह फार्म संख्या अलग होती है प्रमाण पत्र की और क्रमांक संख्या अलग होती है। उसके यहाँ इसको भर देंगे और फिर कैप्चा भरेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। आय की इस तरीके से डिटेल खुलकर आ जाएगी। आय प्रमाण पत्र संख्या वगैरह सब दिखने लगेगा और फिर नीचे यहाँ क्लिक कर देंगे। हमारा आय प्रमाण पत्र भी सत्यापन हो गया। 5 स्टेप में फॉर्म भरा गया। अब दस्तावेज अपलोड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब दोस्तों दस्तावेज अपलोड हो गए और यहाँ 3 दस्तावेज अपलोड होते हैं। एक फ़ोटो, एक हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, एक मृत्यु प्रमाण पत्र। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे उनमें से एक मृत्यु प्रमाण पत्र ही अपलोड होगा। आय प्रमाण पत्र वगैरह ये सब चीज़ें अपलोड नहीं होती। और यहाँ ध्यान रखना होगा जो हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होगा वह PDF के रूप में अपलोड होगा और वह PDF 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड होंगे उसका फ़ोटो 1
KB और 20 KB के बीच का होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद चूज फाइल पर करेंगे तो गैलरी में आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर इस पर सभी दस्तावेज अपलोड करे पर टिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों लगभग हमारा फॉर्म भरा गया। फिर जांच हेतु प्रिंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो चीज़ भरी है वो सही है गलत है। फिर उसके बाद फाइनल लॉक कर देंगे फॉर्म को। आसान सी प्रक्रिया है, क्लिक कर देंगे तो फाइनल लॉक हो जाएगा और फिर फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे और फिर उसके बाद लॉग आउट, यानी फाइनल प्रिंट निकालने के बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। आप देख सकते हैं फाइनल प्रिंट का फॉर्म कैसे आता है इसमें आगे बढ़कर, और वो आपको जमा कराना होगा या नहीं कराना उसके ऊपर भी अब चर्चा करते हैं। अब हमने 1 नंबर से 6 नंबर तक डिटेल से जान लिया। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा उसके बारे में मैंने विस्तार से बात की। अब बात करते हैं आवेदन की बाद की प्रक्रिया। आवेदन करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट और जो डॉक्यूमेंट मैंने शुरुआत में बताए थे उन सबको स्वयं प्रमाणित कर लीजिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ये हार्ड कॉपी और जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको वहाँ जमा करने होंगे। दोस्तों मैं एक आपको बताना चाहूँगा, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया तब एक जगह उप जिलाधिकारी कार्यालय का लिखा हुआ था, वह पोर्टल पर अब अपडेट हो गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय में आपको जमा नहीं करना होगा फॉर्म, आपको समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में यह हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। चाहे तो आप ब्लॉक में एडीओ समाज कल्याण, जो एडीओ समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, समाज कल्याण के ही एक कर्मचारी एडीओ होते हैं, उनको भी जमा कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा रहेगा जो जिले का समाज कल्याण दफ्तर है उसमें आप यह हार्ड कॉपी जमा कर दें, क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपी जमा नहीं करेंगे तो सत्यापन सही तरीके से नहीं होगा। वैसे तो शासनादेश में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है अथवा नहीं करनी है, लेकिन उससे समस्या यह आएगी जब आपका आवेदन पोर्टल पर जाएगा तो वहाँ सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही प्रिंट आउट निकल कर आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें सही तरीके से अपलोड नहीं होती, फिर सत्यापन करने में जो कर्मचारी होते हैं, जो एडीओ होते हैं, जो गांव का सचिव होगा, वह उस चीज़ का सत्यापन सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो बेहतर होगा, सभी योजनाओं की मैं बात कर रहा हूं, अगर हार्ड कॉपी आप जमा कराएंगे दफ्तर में तो उससे सत्यापन होने में सुविधा हो जाएगी। तो मेरा सभी से कहना है कि हार्ड कॉपी जमा जरूर कराए, सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से हो, उनके प्रिंट आउट वह आप समाज कल्याण दफ्तर में जमा अवश्य कराएं। फिर इसके बाद आवेदन का स्टेटस कैसे देखें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है स्टेटस की। जब आप सबसे पहले आवेदन करते हैं तो अप्लाई हो गया, फिर आवेदन करने के बाद PFMS पर आपका आवेदन चला जाएगा। और अगर आपका जो बैंक खाता है NPCI पोर्टल पर आधार सीडेड नहीं है, जो मैं पहले बताया था, यानी NPCI एक पोर्टल होता है NPCI, इस पर हमारा आधार का जो आधार कार्ड है वह बैंक अकाउंट से लिंक होता है, बैंक अकाउंट से, इसको ही हम बोलते हैं आधार सीडेड बैंक अकाउंट। अगर है तो यहाँ DBT एक्टिव माना जाएगा आपका बैंक अकाउंट, और अगर नहीं है तो DBT इनेबल्ड आपके स्टेटस में लिखा आ जाएगा। आपका फॉर्म वहीं रुक जाएगा। अगर NPCI DBT आपके बैंक अकाउंट में नहीं है तो आप इसको करा लीजिए, नहीं तो उसके बाद आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा, रुक जाएगा। वो सब स्टेटस में आपको दिख जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर NPCI और DBT के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, आप कैसा पता करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट की NPCI हुई है नहीं हुई है, तो उसके बारे में अलग से आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। अगर यहाँ चर्चा करूँगा मैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर अगर आपके बैंक अकाउंट की NPCI है तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और पटल सहायक के पोर्टल पर चला जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी का एक कर्मचारी होता है, पटल सहायक होता है, उसके यहाँ फॉर्म चला जाएगा और फिर यहाँ से पटल सहायक फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेगा, या अगर फॉर्म की हार्ड कॉपी लाभार्थी ने जमा की है वह एडीओ समाज कल्याण एक अधिकारी होते हैं, ब्लॉक पर समाज कल्याण अधिकारी के नीचे कर्मचारी होते हैं, उनको दे दिया जाएगा फॉर्म, और वह एडीओ समाज कल्याण जो गांव के सचिव होते हैं उनसे फॉर्म की जांच कराएगा।
फिर जांच कराने के बाद अगर फॉर्म में सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर समाज कल्याण अधिकारी एक कमेटी को फॉर्म भेजेंगे। जिला स्तरीय कमेटी होती है, डीएम सीडीओ उनमें अध्यक्ष होते हैं। फिर जिला स्तरीय समिति के पास फाइल जाएगी, वो पास कर देगी उसको। उसके बाद फिर फाइनल लोग करते हैं समाज कल्याण अधिकारी, आप देख सकते हैं फाइनल अप्रूवल बाई डीएसडब्ल्यू। डीएसडब्ल्यू का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। तो समाज कल्याण अधिकारी डीएलसी यानी जिला स्तरीय समिति, फिर फाइनल अप्रूवल डीएसटीओ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद बिल की प्रक्रिया होगी, फिर टोकन जारी होगा और फिर उसके बाद फाइनल प्रोसेस हो जाएगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया है और इसके बारे में मैं आपको एक स्टेटस का जो प्रिंट आउट है 1-2 दिखाना चाहूँगा। मैं आपको देख सकते हैं, यह है जब आप साइट पर जाएंगे उसमें स्टेटस का एक कॉलम होता है। स्टेटस में जब जाएंगे अंदर और वहाँ आपका पंजीकरण संख्या पूछा जाएगा, पंजीकरण संख्या भर देंगे तो स्टेटस इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। यह बहुत तुर्बल सी प्रक्रिया है। पंजीकरण संख्या दिख जाएगा और सारा स्टेटस आपको दिख जाएगा। फाइनल प्रिंट, पीएफएमएस का स्टेटस क्या है और फिर इसके बाद में पटल सहायक के पोर्टल पर चला गया नहीं, आप देख सकते हैं रिजेक्ट हो गया। पीएफएमएस का स्टेटस इसका रिजेक्ट हो गया क्योंकि इस के बैंक अकाउंट की, लाभार्थी के बैंक अकाउंट की एनपीसीआई नहीं थी, रिजेक्ट हो गया। तो जब तक यह इसको एनपीसीआई नहीं कराएगा फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा और लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल सकता। फिर इससे बाद में आगे इस तरीके कॉलम है, आप दूसरा देख सकते हैं फॉर्म डीएसडब्ल्यू लेवल, फिर डीएलसी वेरिफिकेशन और फिर फाइनल अप्रूवल, बिल स्टेटस। इस तरीके से इसमें ये सारा का सारा स्टेटस लाभार्थी को दिख जाता है और लाभार्थी इसके माध्यम से पता कर सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं। चारों तरफ कुछ ऐसे फर्जी वाड़े के तहत कुछ ऐसे मैं कहना चाहूँगा कुछ मीडिएटर है, वो आपको कहेंगे कि हम योजना का लाभ दिला देंगे, आपसे रिश्वत लेंगे। कुछ दलाल होंगे, सकिरिया होंगे, आप किसी के बहकावे में मत आइए। आप चीज़ों की सही जानकारी कीजिए, आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कीजिए। आप कोई भी ऐसी गलती मत करो जिससे आपका आवेदन रुक जाए। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप उसमें कोई कमी छोड़ते हैं तो आपका आवेदन पास नहीं होगा, आपको धनराशि नहीं मिल पाएगी। आप उसके पात्र है या नहीं है ये भी आप देख लीजिए। आप किसी दलाल के बहकावे में मत आओ। मान के चलो अगर 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और कोई आपको कहता है कि हम आपको पैसे दिला देंगे, आपको नहीं मिलेंगे। सब ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी गलत चीज़ होती है आपको कभी भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सही में पात्र हैं और आपने सही तरीके से आवेदन किया है, आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और अपना स्टेटस लगातार देखते रहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पात्र नहीं हैं तो कोई भी आपको लाभ नहीं दिला सकेगा, क्योंकि इसमें समाज कल्याण अधिकारी भी अगर फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें भी कोई वाजिब कारण इसमें देना पड़ता है। तो नंबर 1 बात, आप पात्र है या नहीं है, सही तरीके से आपके डॉक्यूमेंट है या नहीं है, परिवार रजिस्ट्री की नकल वगैरह आप बनवा लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको सही तरीके से जानकारी दूंगा। सही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और फिर लास्ट में जो हार्ड कॉपी है वो समाज कल्याण दफ्तर में ज़रूर जमा कराए और उसके बाद अपना स्टेटस देखते रहे। और अन्य कोई समस्या आती है, कोई क्वेरी है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कभी भी चर्चा कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।